जब से हमारा नीट एग्जाम होना स्टार्ट हुआ है तब से हम लोग ये चीज देखते आ रहे हैं कि हमारा पेपर का पैटर्न पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। एनसीईआरटी पढ़ो तो सिलेक्शन हो जाएगा। बट क्या बाकी के जो 24 लाख बच्चे थे उन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी? बिना ड्रॉप के या फिर 12th के साथ में या फिर फर्स्ट ड्रॉप में ही या फिर आपका ये जो अभी का ड्रॉप है ये लास्ट ड्रॉप हो जाए, उस प्रिपरेशन में मैं आप सभी के साथ यहाँ पर खड़ी हूँ। एनसीईआरटी रीडिंग के कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स बताने जा रही हूँ। इन स्टेटमेंट से पीवाईक्यू आए हुए हैं, आप ऐसे लिख भी तो सकते हैं कि इस ईयर में ये आया है। भाई आपको इंपॉर्टेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां आपने ईयर लिख दिया ना आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा भाई इसको याद कर ले, फिर से आ गया तो क्या करेंगे। क्योंकि कई बार मैंने ऐसा देखा है कि बच्चे फैक्ट वाले क्वेश्चन बहुत इजीली कर लेते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो वो आती है आपको अगर आपने नीट 2026 के लिए ड्रॉप ले ही लिया है और फाइनली आपने अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी है, और डेफिनेटली आपने कई सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज देखे होंगे, उन्होंने बताया होगा कि मैंने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया और साथ में एनसीईआरटी रीडिंग को नहीं छोड़ा। जब से हमारा नीट एग्जाम होना स्टार्ट हुआ है तब से हम लोग ये चीज देखते आ रहे हैं कि हमारा पेपर का पैटर्न पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। अभी अगर हम लोग 2025 के कुछ क्वेश्चन की बात ना करें तो हम लोग देखने जाएं तो पूरा का पूरा पेपर हमें मिलता है एनसीईआरटी बेस्ड। तो कई सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज में हम यही चीजें देखते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो तो सिलेक्शन हो जाएगा। बट क्या बाकी के जो 24 लाख बच्चे थे उन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी? बेटा मैंने कई सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जिन्होंने एनसीईआरटी को 20-20 बार पढ़ा है और उनका सिलेक्शन तब भी नहीं हुआ। द मेन थिंग इज दिस कि एनसीईआरटी को सिर्फ आपको रीड नहीं करना है, एनसीईआरटी को आपको डिकोड करना है कि कौन सी लाइन में एआर छुपा है, कौन सी लाइन में करेक्ट इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन छुपा है, या कौन सी लाइन से भी क्वेश्चन बन सकता है। यस, आपको वो सारी चीजें पता हो कैसे आपको एनसीईआरटी पढ़नी है बिना ड्रॉप के या फिर 12th के साथ में या फिर फर्स्ट ड्रॉप में ही या फिर आपका ये जो अभी का ड्रॉप है ये लास्ट ड्रॉप हो जाए, उस प्रिपरेशन में मैं आप सभी के साथ यहाँ पर खड़ी हूँ। आपको आज एनसीईआरटी रीडिंग के कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स बताने जा रही हूँ। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाई एवरीवन, दिस इज रेखा देवनानी, योर नीट बायोलॉजी एजुकेटर। हमारे इस चैनल ऑपरेशन नीट पर आपको मैं नीट बायोलॉजी के साथ साथ बाकी सभी जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है आपके नीट एग्जाम के लिए वो सब प्रोवाइड करवाती हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं कि एनसीईआरटी को आप इफेक्टिवली कैसे रीड कर सकते हैं। सो हम लोग कुछ 12-13 स्टेप्स देखेंगे। सबसे पहला स्टेप है बेटा, डोंट हाईलाइट एनसीईआरटी इन वन गो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कई बार ऐसा होता है, अभी हम मान लीजिए ड्रॉपर हैं या ड्रॉपर नहीं भी हैं, आपने पहली बार एनसीईआरटी को खोला है, एक चैप्टर खोला है, और बच्चे क्या करते हैं मैंने देखा है इस तरीके से एनसीईआरटी को हाईलाइट कर लेते हैं, अलग अलग कलर की हाईलाइटर पकड़े और बस हाईलाइट 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 करना स्टार्ट कर दिया। ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है। एट द टाइम ऑफ रिविजन आपको समझ ही नहीं आता कि इसमें से कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन थी। आपको इंपॉर्टेंट लाइन को हाईलाइट करना होता है। हम मानते हैं कि पूरी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, तो पूरी एनसीईआरटी को रंग दोगे क्या? इन एक्चुअल ऐसी कुछ एनसीईआरटी उनकी हो जाती है एंड एट द एंड जब टेस्ट या एग्जाम होता है तो वो परेशान होते हैं कि मैम अब मुझे इसमें से समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या मार्क किया था, मैं रिवाइज नहीं कर पाता हूँ, पूरी एनसीईआरटी को फिर से पढ़ने बैठता हूँ। एट द एंड कई सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जो कि एनसीईआरटी में ही मेंशन थे। तो इसके लिए आप क्या करें कि एनसीईआरटी को पहली बार में बिल्कुल हाईलाइट ना करें, एक बार पढ़ के जाएं। चैप्टर जब भी स्टार्ट हो आपके कोचिंग में, आप कोई भी लेक्चर देख रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं या मेरा भी लेक्चर देख रहे हैं, तो एनसीईआरटी को एक बार पढ़ें। कोई लाइन अगर आपको समझ में नहीं आई है तो बस एक पेंसिल उठाएं, उससे उसको अंडरलाइन कर लें, क्लास में जाकर के टीचर से वो लाइन पूछ लें। जब वो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया जाए उसके बाद में आएं और एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करना स्टार्ट करें। अब मार्क आपको क्या क्या करना है, आइए सेकंड स्टेप में देखते हैं। आपको क्या करना है, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ें और आपको वर्ड दिखाई दे बिकॉज या ड्यू टू, क्योंकि कई बार मैंने ऐसा देखा है कि बच्चे फैक्ट वाले क्वेश्चन बहुत इजीली कर लेते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो वो आती है आपको असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चंस में। मैम असर्शन रीजन कॉन्सेप्ट से बनेगा तो कर लेंगे, लेकिन एनसीईआरटी के लाइन से कभी कभी बन जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। टीचर आपको डिकोड करवाएगा, बट बाई चांस अगर कुछ रह जाता है तो जब भी एनसीईआरटी पढ़ो आपको कहीं वर्ड दिखाई दे बिकॉज या फिर कहीं वर्ड दिखाई दे ड्यू टू, बेझिझक इसको आप एक सर्कल बनाओ और इस पर लिख लो एआर, बिल्कुल इसी तरीके से इस पर लिख लो आप एआर, बिल्कुल इसी तरीके से। तीसरा पॉइंट आता है हमारा, बिल्कुल इसी तरीके से आप एआर लिख लें। तीसरा पॉइंट आता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कि जब भी हमसे एक स्टेटमेंट आएगा और हमसे बोला जाएगा कि इसमें से चूज करें ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। अब बेटा इसमें दिक्कत यहां आती है, हमें करेक्ट पता होता है, इनकरेक्ट को जज करने में हम हमेशा तब कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी किसी स्टेटमेंट के आगे लिखा आ जाए इन ऑल।
तो इन ऑल हम साइंस पढ़ रहे हैं ना, बायोलॉजी में हर जगह एक्सेप्शन है। कोई चीजें अगर सब में प्रेजेंट है तो वो बहुत ही रेयर है, और अगर हमारी एनसीईआरटी उसे मेंशन करके देती है तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम ऑल वाले वर्ड को ऐसे सर्कल करें। जैसे कि एक ये एग्जाम्पल हो गया आपका, ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा, और इसका फिर आपको एक एग्जाम्पल जो कि हम एल्गी में पढ़ते हैं आपको वो भी मेंशन है, तो उसमें भी फिर आप यहां पर ऐड करके वो पॉइंट लिखेंगे, है ना। तो ऑल वाला स्टेटमेंट आ गया ना, तो ये अगर स्टेटमेंट आ जाएगा तो हाँ ये करेक्ट है। बट अगर आपसे बोला जाए कि सम सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो जहां पर ऑल है वो हमारा करेक्ट इनकरेक्ट बन सकता है। दूसरा स्टेटमेंट देखें तो ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेटेरोट्रॉफ्स एंड लिव एज प्रेडेटर और पैरासाइट। तो प्रोटोजोअन के लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन हो गई ना कि सभी के सभी हेटेरोट्रॉफ्स हैं, फर्स्ट थिंग इज दिस। दूसरा प्रेडेटर हो सकते हैं या पैरासाइट, तो ऑल आ गया ना। जहां पर एनसीईआरटी ने ऑल लिखा है वहीं से इसको इनकरेक्ट करके ये बना सकते हैं, तो इसको आप ऐसे बार बार बड़ा सा सर्कल बना लेंगे। तीसरा, इकाइनोडर्मिटा में आपको ऐसा मेंशन है ऑल मरीन विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इकाइनोडर्मिटा के सारे मेंबर मरीन हैं, ये पता होने के लिए आपको सर्कल बनाना पड़ेगा ना। अब मान लीजिए 4 स्टेटमेंट आ गए और आपसे बोला कि ऑल इकाइनोडर्मेट्स आर मरीन, अब आप कंफ्यूज होगे क्या कुछ एक्सेप्शन भी थे, अरे मैं तो कंफ्यूज हो गया, स्पॉन्जेस में ऑल आ गया मरीन, तो नहीं, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी हमें मिलता है। तो इसी रीजन की वजह से जहां पर भी ऑल है, ऑलवेज है, इवन आपको एक्सेप्ट वर्ड दिया हुआ है, नॉट दिया है, नीदर दिया है, ईदर दिया है, इस टाइप के जो भी वर्ड्स हैं यही बनाते हैं आपके करेक्ट एंड इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन। तो इसको बिल्कुल अच्छे से मार्क करके जाइएगा। अगर हम लोग अपना चौथा पॉइंट देखें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के बिहाफ पर। इस बार तो डायग्राम एग्जैक्टली एनसीईआरटी के आपके टेस्ट में भी आ गए, आपके नीट के एग्जाम में भी आ गए थे। डायग्राम में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डायग्राम में बेसिकली हम क्या करते हैं, डायग्राम देखते हैं, लेबलिंग देखते हैं, काम खत्म। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा कि डायग्राम के पीछे का आपको कॉन्सेप्ट पता हो, दूसरा उसके नीचे का टेक्स्ट पता हो। जैसे कि ये वाला आपका डायग्राम, ये आपका पेडिग्री एनालिसिस का डायग्राम है, जिसमें आपको पूरे टेक्स्ट में कहीं मेंशन नहीं है कि ये मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी इज द एग्जांपल ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट, बट यहां दिया है। और अगर आपसे पूछ लिया ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट का एग्जांपल बताएं तो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी आपको पता होना चाहिए। मैं मानती हूं आपको टीचर्स ये सारी चीजें लिखवाएंगे, बट आपका फर्ज बनता है कि एनसीईआरटी में कहां मेंशन है आपने मार्क किया हो, जिससे मल्टीपल टाइम्स रिवीजन में आपको बहुत मदद मिलेगी। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो एक ये डायग्राम हमारा स्पूलिंग का दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और पूरा टेक्स्ट पढ़ जाओगे कहीं स्पूलिंग लिखा ही नहीं है भाई। और ये तो बोर्ड्स में भी प्रोसेस करवाई जाती है, आपको डीएनए सेपरेशन वाला, आइसोलेशन ऑफ डीएनए का प्रैक्टिकल करवाया जाता है, तो स्पूलिंग वर्ड आपको पता होना चाहिए। यहां आप गलती ना करें, इसलिए एनसीईआरटी के डायग्राम के नीचे जो भी टेक्स्ट मेंशन है उसे ध्यान से पढ़ें, सर्कल बनाते जाएं। इसके अलावा एक ये डायग्राम आप देखेंगे मैमरी ग्लैंड्स का, इसमें क्या किया है, दूसरी चीज कॉन्सेप्ट की बात अगर हम कर रहे हैं ना, इसमें क्या किया है कि हमने डायग्राम देख लिया, लेबलिंग देख ली, बट जब हम लोग इसका टेक्स्ट पढ़ते हैं एनसीईआरटी में तो वहां पर लिखा है कि मेमोरी लोब्स ओपन्स इनटू मेमोरी एल्वियोलाई, एल्वियोलाई ओपन्स इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स एंड ट्यूब्यूल्स विल ओपन इनटू डक्ट। बट यहां पर ट्यूब्यूल्स मेंशन नहीं है, और जब भी सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आएगा आप ट्यूब्यूल अगर मिस कर गए तो गलत हो सकता है। तो इसके लिए यहां पर आप बीच में लिख लें मेमोरी ट्यूब्यूल और 1 2 3 4 5 6 के सीक्वेंस में लिख लें। अब इससे आपका सीक्वेंस वाला क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक। इसी तरीके से एक ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम, पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉन्सेप्चुअल है, डायग्राम पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट से समझ में आता है। बट एक बार ये क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसके 2 पीक आती हैं। इस डायग्राम में आपको साफ पता चला ना, ईस्ट्रोजन है जिसकी 2 पीक आ रही है। तो डायग्राम से आपको कॉन्सेप्ट जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ लेबलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे का टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर टेक्स्ट और डायग्राम में कुछ डिफरेंस है तो डेफिनेटली आप कोशिश करें कि टेक्स्ट में जो चीज लिखी है उसे आप अपने डायग्राम में ऐड करते जाएं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, कोई भी प्रोसेस दी है एनसीईआरटी में तो 1 2 3 स्टेप्स मार्किंग कर ले। कई बार ऐसे होता है ना कि आपसे पूछा जाता है कि पहले प्रोसेस क्या होगा, दोबारा क्या होगा, तीसरी बार क्या होगा, आपको सीक्वेंस बनाना पड़ता है। थोड़े से लेंदी क्वेश्चन में आते हैं, जैसे कि एक ये सीक्वेंस तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है रेस्पिरेशन के स्टेप्स, इससे पूछा जा सकता है। दूसरा अगेन ये हमारी मेमोरी ग्लैंड के इधर से आपको ऐसे सीक्वेंस वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी जो पाथवे ऑफ स्पर्म है वहां से बना सकते हैं। यूरिन फॉर्मेशन की जो स्टेप्स हैं उनमें आप 1 2 3 लिख सकते हैं, कार्डियक साइकिल में 1 2 3 लिख सकते हैं, कैस्केड प्रोसेस में आप पूरा 1 2 3 मार्क कर सकते हैं, एंड सो ऑन। आप सभी प्रोसेस में 1 2 3 4 मार्किंग जरूर करें, जिससे कि आपको आगे जितने भी लेंदी क्वेश्चन सीक्वेंस के बनेंगे वो करने में बहुत आसानी होगी बेटा। बात करें अगर हम लोग 6th पॉइंट की, तो 6th पॉइंट है आपका मार्क द पीवाईक्यूज इन एनसीईआरटी। क्योंकि एनसीईआरटी हमें बार बार पढ़नी है, पीवाईक्यूज हम एक बार करें बार बार करेंगे क्या? तो पीवाईक्यू जब भी कर रहे हैं हमें मिला पीवाईक्यू, अरे ये तो मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा था, तो बस सर्कल बनाइए और वहां लिख दीजिए पीवाईक्यू। देखिए इस तरीके से
इन स्टेटमेंट से PYQ आए हुए हैं, आप ऐसे लिख भी तो सकते हैं कि इस ईयर में ये आया है। भाई आपको इंपॉर्टेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां आपने ईयर लिख दिया ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा भाई इसको याद कर ले, फिर से आ गया तो क्या करेंगे, है ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि इसके अलावा आपकी जो मिस्टेक्स हुई हैं, लाइक PYQ आपने मार्क कर रखे, अब आपकी कोई मिस्टेक हुई, मान लीजिए कि ये वाला एक एग्जाम्पल है कि बैक्टीरियोफेज के इसमें आपको न्यूक्लियोटाइड्स दिए हुए हैं, बाकी सबके बेस पेयर दिए। अब आपने याद तो कर लिया था, लेकिन आपसे गलती हो गई एट द टाइम ऑफ टेस्ट, जब आप दे रहे थे न्यूक्लियोटाइड की जगह आपने बेस पेयर समझ लिए और उसके हिसाब से कैलकुलेट करके आंसर कर दिया। तो अब आप क्या करेंगे, जब जाकर टेस्ट की एनालिसिस करेंगे, या आपने कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है उसमें गलती की है, तो जब आप उसकी एनालिसिस करेंगे, एनसीईआरटी को खोलेंगे, वहां पर लिख लेंगे कि टेस्ट का क्वेश्चन था ये मेरा, और उसको सर्कल बना देंगे। दोबारा अगर सेम क्वेश्चन की गलती हो जाए तो फिर से उसे और हाईलाइट करें, जिससे एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द योर प्रिपरेशन आपको ये चीजें रिटेन रहें कि हाँ भाई ये गलती मैंने की थी, अब मैं दोबारा नहीं करूंगा। PYQ मार्किंग हमने की, हमने मिस्टेक्स मार्किंग की। एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी आपके पैराग्राफ है जिनसे बहुत बार PYQ आ चुके हैं, उनसे कई बार चांसेस होते हैं कि लेंदी क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे लाइक दिस। ये इससे पहले मैंने आपको दिखाया PYQ मार्किंग के लिए। इसमें अगर आप गौर से देखें तो 2012 में क्वेश्चन आया, 22 में आया, 11 में आया, और 2023 में बहुत ही ताज्जुब की बात है कि हर एक स्टेप से, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन से 2023 में सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आ गया, और ये आपका एक लेंदी क्वेश्चन का पार्ट बन गया। क्योंकि यहां से मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आए हुए थे, ये एक लेंदी क्वेश्चन का पार्ट बन गया। इसी तरीके से आपकी जो पैकेजिंग ऑफ DNA है, वहां से कई बार PYQs आए हुए हैं पूरे पैराग्राफ से, तो चांसेस हैं कि इधर से भी एक लेंदी क्वेश्चन बन सकता है और स्टेप्स वाला भी बन सकता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़कर जाना है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो कभी भी समरी स्किप मत करना बेटा। अगर आप वो स्टूडेंट हैं जो पूरी एनसीईआरटी को पढ़ के बैठे हैं बट आपने समरी स्किप नहीं की है, आपने समरी स्किप की है, तो बेटा आपने हाथ ही निकाल दिया, पूछ अभी बाकी है, और ये पूछ आपको ले डूबेगी। क्योंकि देखिए ना, जिस बच्चे ने फ्रॉग एनसीईआरटी से पढ़ा है वो ये बात जानता है कि पूरी एनसीईआरटी में कहीं भी राणा टिग्रीना को बुल फ्रॉग नहीं बताया है एक्सेप्ट दिस पैराग्राफ ऑफ समरी। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, बुल फ्रॉग पूछ लिया तो कहां से आंसर करोगे जब तक समरी नहीं पढ़ी। अगेन टीचर्स आपको बताएंगे, बट आपको अपनी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं वो चीजें ढूंढूं, कि बाई चांस अगर टीचर ने स्किप कर दिया तो मैं ढूंढ के उसको मार्क जरूर करूंगा। दूसरा देखें तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, आपके पूरे पैराग्राफ, इवन आपका पूरा चैप्टर जो है उसमें से न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को रिमूव कर दिया है, बट एनसीईआरटी में अभी ये बाकी है, एनसीईआरटी की समरी में अभी ये बाकी है। तो अगर आप समरी नहीं पढ़ोगे तो ये कैसे जानोगे कि आपकी सेडिमेंट्री साइकिल किसकी है, या आपकी गैशियस साइकिल किसकी है, या फिर आपका जो फॉस्फोरस है इसका रिजर्वॉयर कौन है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको इधर से भी समरी पढ़नी है, इसी तरीके से बाकी भी चैप्टर्स की। एंड आप ये चीज मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा और चैप्टर में से कि ऐसी कौन सी चीज है जो चैप्टर में नहीं है बट समरी में गिवन है। ठीक, तीसरा 10th पॉइंट अगर हम देखें तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग पूरी एनसीईआरटी पढ़ते हैं, जहां पर इटैलिक्स में इंटेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है उसे ऐसे स्किप करते हैं जैसे आंखों के सामने से मक्खी निकल गई हो, और वो मक्खी कई बार आपकी मक्खी मूवी वाली बन सकती है बेटा, बहुत खतरनाक। क्योंकि देखें अगर हम लोग इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स में आपको ये क्वेश्चन मेंशन है, ठीक है, और ये आपका आया हुआ PYQ है। सेम इंटेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में, तो क्या नेक्स्ट ईयर्स में नहीं आएगा? तो आपको ये सारे क्वेश्चन जैसे जैसे पैराग्राफ कंप्लीट करते जाओ तो ये क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते जाओ और साइड में इसका आंसर भी लिखते जाओ, जिससे कि जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ोगे उतनी बार आंखों से जाए, और फिर होगा ना कि आंखों देखा क्वेश्चन आ गया तो यूं टिक आंसर कर दोगे और टाइम भी बचा पाओगे। नेक्स्ट स्टेप अगर हम लोग देखें तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे मैम मैं क्लास 12th में तो नहीं हूं, मैं क्लास 11th में तो नहीं हूं, मैं तो ड्रॉपर हूं, मैं एक्सरसाइज के वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्यों अटेम्प्ट करूं? बट बेटा क्वेश्चन भले आपके बोर्ड्स में आते हैं वैसे, लेकिन कॉन्सेप्ट तो आपके सब्जेक्ट का है ना। हो सकता है कि आपने वो क्वेश्चन पढ़ा, आपने उसका पूरा आंसर सोचा, प्रोसेस सोची, तो आपका रिवीजन हुआ। एंड रिवीजन जब करोगे, कॉन्सेप्ट जब रिटेन रखोगे, तो कॉन्सेप्ट तो आपके एग्जाम का है ना। तो हमेशा इन जो आपके 10-5 क्वेश्चन दिए होते हैं, मैक्सिमम 12-15 क्वेश्चन होते हैं, इन क्वेश्चंस को पढ़ें और अपने दिमाग में इसका आंसर सोचें। 12th बोर्ड्स में है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th में है तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ड्रॉपर हैं तो भी रिवीजन में ये बहुत अच्छी चीज हो सकती है आपके लिए। ठीक, 12वां पॉइंट अगर हम देखने जाएं बेटा, तो डोंट स्किप क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अब मुझसे ये मत कहना मैम एग्जाम्पलर क्या है, ऐसी कुछ आपकी किताब दिखती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की, इसमें बेटा 12-15 क्वेश्चन होते हैं, सेम डिट्टो कॉपी किए जाते हैं एनटीए के द्वारा आपके नीट एग्जाम में।
तो अगर कोई सेम क्वेश्चन कॉपी हो रहा है और मैं उसे पहले से सॉल्व करके जा सकती हूँ, तो मैं बेवकूफ़ क्यों बनूं जो मैं सरप्राइज हो जाऊं एग्जाम वाले दिन। मैं इसको पहले से ही करके चली जाती हूँ। पर चैप्टर 12-15 क्वेश्चन है, आप जाके मार्केट से परचेस कर सकते हैं, बहुत महंगी किताब नहीं है ये। फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो भाई मुझे ना आप टेलीग्राम पर टेक्स्ट कर देना, मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड करवा दूंगी। 12-15 क्वेश्चन है, एक बार अटेम्प्ट करो। जो नहीं प्रॉपर सॉल्व कर पा रहे हो लिख कर रख लो अपनी डाउट कॉपी में, और इसको लेकिन एटलीस्ट कर लो, ठीक। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डोंट स्किप मेंशन्ड साइंटिस्ट एंड डेटा गिवन एट स्टार्टिंग यूनिट। ये वाला क्वेश्चन, ये इस तरीके से कई सारे साइंटिस्ट गिवन है। जो भी आपकी यूनिट स्टार्ट होती है उससे पहले साइंटिस्ट गिवन है, उसका डेटा आपको पता होना चाहिए, साइंटिस्ट का नाम आपको पता होना चाहिए। ये वाला जो क्वेश्चन इस बार नीट 2025 में आया रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी पर, मैंने देखा यूट्यूब पर कई सारे टीचर बोलते हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। भाई एनसीईआरटी में लिखा है, कैसे आप आउट ऑफ सिलेबस इसको कह सकते हो। तो इट इज नॉट आउट ऑफ सिलेबस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपको क्या करना है, कोई भी यूनिट स्टार्ट होती है उससे पहले जो भी डेटा गिवन है उसे एक बार पढ़ जाइए। साइंटिस्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें पढ़कर जाइए, हाईलाइट कर लीजिए, रिवाइज करते रहिए। और फिर भी दिक्कत आए तो भाई हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, तो मैं आपको बता दूंगी कि क्या क्या चीज़ों से, क्या क्या पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बोनस टिप है आप सभी के लिए, एड इंपॉर्टेंट टर्म्स इन योर एनसीईआरटी। हमने नीट 2025 का तो देख लिया सिस्टम कि भाई एनसीईआरटी के बाहर से 1-2 टर्म्स तो आ सकते हैं, लाइक शाइजोसिलोम आ गया। तो मैम अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी पॉइंट आ गया तो क्या मैं कोई नई बुक, 2-4 बुक्स फॉरेन राइटर्स की ले आऊं और पढ़ना स्टार्ट कर दूं? नहीं बेटा, आपके पास में इतना टाइम है ही नहीं। यू हैव टू जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपको जितने भी चैप्टर यहाँ पर कवर कराऊंगी उसमें वो सारे पॉइंट्स, जितने से भी इर्द गिर्द से क्वेश्चन आ सकते हैं, डेफिनेटली आपको नोट करवाती जाऊंगी। तो उसके लिए आपको कोई नई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे आपको इसी चैनल पर मिलते जाएंगे। तो वो भी आप अपनी एनसीईआरटी में साइड में ऐड करें। एंड एट द एंड आपकी एनसीईआरटी कुछ ऐसी दिखाई देगी जैसे आप रंगा हुआ नहीं कहेंगे, और ये एनसीईआरटी आपको समझ में आ रही होगी कि कौन सा सर्कल मैंने किस दिन बनाया था, किस रीजन की वजह से बनाया था, और एक एक बात आपको याद रहेगी। इवन जब आप अपना एग्जाम दे रहे होंगे ना, तो आपको अपनी एनसीईआरटी की फोटो दिखाई देगी कि लेफ्ट साइड में अपर पर मैंने कुछ लिखा था, उधर से क्वेश्चन आया। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं, और यही चीजें हमें याद रहती हैं जब हम सिलेक्ट हो जाते हैं। अभी तो आपकी शुरुआत हुई है, अभी तो आपने ट्रेलर देखा है, पूरी 1 साल की पिक्चर तो अभी बाकी है बेटा। तो इतने में आपको कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि नीट 2025 का पूरा मैम रोड मैप बता दो, ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे हम प्रिपरेशन करके अपनी बेस्ट मेडिकल कॉलेज, अपनी ड्रीम मेडिकल कॉलेज की तरफ पहुंच जाएं, तो आप ये वीडियो गिवन है, यहाँ पर आप क्लिक करें, आपको कंप्लीट रोड मैप अलॉन्ग विद टाइम टेबल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा भाई स्टे ट्यून, क्योंकि आपको यहीं पर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिलने वाली हैं। टेलीग्राम का चैनल और डाउट ग्रुप ये है, आप यहाँ पर आके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इंस्टा आईडी ये है, अगर आप वहां पर हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको शेयर कर देती हूँ। चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना ही है। इस सब के अलावा आपको कोई भी दिक्कत है तो भाई मेरा पर्सनल टेलीग्राम हमारे चैनल में ही गिवन है, वहां जाकर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।